हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने किए थे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, इससे पहले किए थे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, और उससे पहले आपको पता ही है कि हमने सारे लेक्चर्स ले चुके हैं इसके। बहरहाल अगर आप लेक्चर सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स आपको सारे पता होंगे कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। तो पहला जो हमसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो ये है, फिजिकल चेंजेस विच यूजली अकर अराउंड अस। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस जो बाहरी तौर पे हम महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में कन्वर्जन हो रही है। विच यूजली अगर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो हो रही है, आर गिवन इन द टेबल। वो कहता है वो टेबल में गिवन है, बस आपने एक काम करना है, राइट डाउन वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बस ये बताना है कि वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, जो फिजिकल चेंजेस एक्चुअली जो हो रही है वो एक्सोथर्मिक टाइप की है फिर एंडोथर्मिक टाइप की है। तो अगर आप लेक्चर्स फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से अब याद हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक्सो को मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। एक्सो से आप समझे एग्जिट। ठीक है, सिस्टम में से जब एनर्जी एग्जिट होती है, इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होती है, सराउंडिंग में शामिल होती है, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में से हीट निकली, हीट निकल के एनवायरनमेंट में शामिल हो गई, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक इसका उल्टा होता है। एंडोथर्मिक में ये होता है, एंडो को आप याद रखें एंटर से। ठीक है, सिस्टम के अंदर जहां पर रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर आके अगर कोई हीट एंटर हो जाए तो उसको हम कहते हैं, हीट कहाँ से एंटर होगी, एनवायरमेंट से एंटर होगी, सराउंडिंग से एंटर होगी, तो वो सिस्टम में एंटर हो जाए तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो मैं आपको बताता रहूंगा कि जितने भी रिएक्शंस यहाँ पर गिवन है, तो ये एंडो टाइप के हैं फिर एक्सो टाइप के हैं। लेकिन मैं साथ साथ एक काम और भी करूंगा, आपको समझाऊंगा भी कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। ठीक है, तो हम पहले वाले को पढ़ते हैं। पहला वाला हमसे कहता है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इनटू एनहाइड्रस सॉल्ट। अब बड़ी मजे की बात है, यहाँ पर देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन सा होता है? ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर अच्छा खासा पानी डिजोल्व हो। और एनहाइड्रस सॉल्ट कौन सा होता है? ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर पानी ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूंगा हाइड्रेटेड सॉल्ट की, तो एक सॉल्ट लिखता हूँ मैं, CuSO4, साथ में 5H2O। ठीक है, इसको मैंने अगर किया हीट अप, इसको मैंने क्या किया, हीट अप किया, तो फिर इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuSO4, यानी कि पानी मैंने इसमें से रिमूव कर दिया। तो ये हो गया एनहाइड्रस, और ये ऊपर वाला हो गया हाइड्रेटेड। हो गई बात समझ? अब यहाँ पर देखो बताते हैं, कहता है कन्वर्जन करनी है हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रेट सॉल्ट के अंदर, यानी कि हमने सॉल्ट के अंदर से पानी को रिमूव करना है। तो ये क्या होगा? तो हम कहेंगे ये टाइप ऑफ रिएक्शन है एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। किसको? इसको, हाइड्रेटेड सॉल्ट को। हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब हम हीट एनर्जी सराउंडिंग से देंगे तो बाहर से सिस्टम में हीट एंटर हो रही है। जब बाहर से सिस्टम में हीट एंटर होगी तो वो कौन सा टाइप होगा? वो टाइप होगा एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको साथ साथ बातें बता रहा हूँ कि आपने क्या समझना है इसको। आप चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं उसको। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हीट इज नीडेड, हीट इज नीडेड टू रिमूव वाटर। ठीक है, फ्रॉम सॉल्ट। इतनी बात लिख देना साथ में, अगर लिखने का दिल करे तो। नहीं दिल कर रहा तो सिर्फ बातों को कॉन्सेप्ट समझो और बात को और आगे चलो, बस ये याद कर लो कि एंडो या फिर एक्सो है। आगे चलते हैं जी। अगले हमारे हमसे कहता है बर्निंग ऑफ पेपर। एक कागज है, उसको आग लगानी है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात सोचो। आपने, आपके हाथ में रजिस्टर का एक पेज है, आपने लाइटर से या माचिस से उसको आग जला दी है। आग जलाने के बाद आपको हीट फील होगी? आपका जवाब होगा एग्जैक्टली हमें हीट फील होगी। जब आपको हीट फील हो रही है, इसका मतलब है कि सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर हीट आ रही है, यानी कि सिस्टम में से हीट एग्जिट हो रही है, एग्जिट होकर सराउंडिंग में आ रही है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे ये है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक। ठीक हो गई ये बात? अगर कुछ आपने रीजन लिखनी है तो रीजन आप खुद से अब लिख सकते हो। क्या लिख लेना आपके ना, कि हीट रिलीजेस ड्यूरिंग कंबशन। कंबशन के दौरान, मैं लिख देता हूँ चलो, हीट रिलीजेस ड्यूरिंग कंबशन। कंबशन कहते हैं ना बर्निंग को। तो ठीक है, यहाँ तक बात, अगले पे चलते हैं अब हम। वेपोराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। इसको वेपोराइज करना है। वेपोराइज करना है यानी कि स्टीम की गैसियस फेज में यानी कि इसको कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड को गैसियस फेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सोच लिया? अगर सोच लिया तो अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ, अगर हमने लिक्विड को कन्वर्ट करने हैं गैसियस फॉर्म में, तो आप फौरन ये बात ध्यान में ले आओ कि अगर हमने लिक्विड, हमारे पास लेट से पानी है, नाइट्रोजन नहीं है बल्कि पानी है, तो पानी को अगर आपने बॉईल करना है, भाप बनाना है, स्टीम बनानी है,
गैसियस फेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, उसको हीट सप्लाई करोगे। जब आप बाहर से किसी चीज को हीट सप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, बाहर से सिस्टम के अंदर हीट एंटर होगी, तो फिर क्या होगा, आपका जवाब होगा कि ये होगा एंडोथर्मिक। क्या होगा ये, एंडोथर्मिक। रीजन लिखनी है तो रीजन मैं लिखवा देता हूँ साथ में। आप ये कह सकते हो कि इट एब्जॉर्ब्स हीट, इट एब्जॉर्ब्स हीट, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग स्पेलिंग अब देख लो, SURROUNDING। अच्छा जी, इवेपोरेटिंग, इवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस उसको इवेपोरेट कर रहे हैं, ठीक है। ड्राई आइस ना एक्चुअली होती है कार्बन डाइऑक्साइड को ना जमाया हुआ होता है, तो वो ड्राई आइस होती है। तो इवेपोरेट करना है हमने ड्राई आइस को, आइस है, आइस को इवेपोरेट करना है, ठीक है, गैसियस फेज में कन्वर्ट करना है। पहली बात तो ये देखो कि अगर हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ गैस, लिक्विड में लाए बगैर सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू गैसियस फेज, प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। याद रखना इस बात को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। कि अगर हम सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो किस में, वेपर्स की फॉर्म में, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है ये। बरल, तो क्या हुआ, अगर आपने ड्राई आइस को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स तो क्या करोगे, सिस्टम के अंदर हीट को लेके आओगे, सिस्टम के अंदर हीट को लेके आओगे, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे ये है हमारे पास एंडोथर्मिक। ठीक है, ओके जी, चलते हैं आगे। कहता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स। देखो ये जो है ना तो एंडोथर्मिक हो सकता है ना ही एक्सोथर्मिक हो सकता है। वजह यही है कि ना इसकी इसमें आप ये देखें कि एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर ना, नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर ये रिएक्शन हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो ना तो ये हीट को बाहर निकालेगा ना ही हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स, या मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ना तो सिस्टम में हीट आएगी ना फिर ना ही यही होगा कि हमें इसको हीट देनी पड़ेगी इजाफी तौर पे कि ये रिएक्शन हो जाए। तो ये कोई ना तो एंडो है ना ही एक्सो है, ये एक स्पेशल टाइप होती है, अलग एक टाइप है, आप इसको कह सकते हैं आइसोथर्मिक कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, आइसोथर्मिक। लेकिन अब पता क्या, अब ये हमने लिख तो लिया लेकिन साथ साथ इसकी रीजन दे देना अगर, तो वो बेहतर है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, इट हैपन्स, इट हैपन्स विदाउट अ हीट चेंज अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है ना बात। अगले पे आते हैं, ये कहता है डिजोल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजोल्व करवाना है, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो सोल्यूशन है ना पानी को डिजोल्व कर कराने, अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व कराना है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इसको हम कहेंगे ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि ये हीट को अब्सॉर्ब करेगा, हीट को ये अब्सॉर्ब करेगा और फिर क्या होगा, मेकिंग द सोल्यूशन फील कोल्ड। ठीक है, सोल्यूशन को ये ठंडा फील करवाएगा। तो ठीक है, ये एंडोथर्मिक का रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड इन वाटर का ना एक्चुअली अब ये है कि हम आम रूटीन पे ये रिएक्शन ऑब्जर्व करते नहीं है। जब आम रूटीन में ऑब्जर्व करते नहीं है तो फिर इसको समझाना भी ऐसा इतना आसान नहीं होगा। अब मैं आपको क्या किस तरह मिसाल दे सकता हूँ इसकी, क्योंकि आपने कभी अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व कराया नहीं होगा। तो हम सिंपल बात रखते हैं, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जो है ना वो एंडोथर्मिक टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, सिस्टम के अंदर हीट को अब्जॉर्ब किया जाता है। अगली बात क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड। फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड, बादल तो देखे हमने बचपन से, उन्हीं बादलों से हमें ये भी पता है कि बारिश बरसती है। ठीक है, तो हम ये दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो है ना ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो वाटर वेपर जो है ना वो ठंडे होते हैं, कंडेंस होते हैं, और फिर उससे क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, वाटर वेपर ठंडे होते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर उससे हीट रिलीज होती है, जिसकी बिना पर ना वो जो बादल है ना वो फिर बारिश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला हमसे कहता है डिजोल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिजोल्व कराना है। तो अब ये ना हीट तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कुछ तो अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो कुछ भी अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये रिएक्शन जो हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा एंडोथर्मिक टाइप। ठीक है, एंडोथर्मिक। तो ठीक है, ये अच्छा यहाँ के ना मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखवाई, या आप लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वाटर वेपर कंडेंस लिख लेते हैं हम, वाटर वेपर कंडेंस
और फिर रिजल्टिंग क्या रिजल्ट मिल रहा है, एंड फिर होगा ये एंड हीट रिलीज। ठीक है। और आखिरी वाला डिसॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो होता है ये एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ, इट एब्जॉर्ब्स इट एब्जॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग डिसॉल्विंग। पेपर में आपको जस्ट यही आएगा जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप बताओगे ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, एमसीक्यू टाइप आ सकता है। लेकिन रीजंस लिखवाना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको लिखवा दिया। आपका दिल करता है तो आप रीजंस को लिख लें ताकि आपको ये बातें जेन में रहें। तो खत्म हो गया फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अगले दो क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमने बच्चों कर लिया है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का, जो चैप्टर नंबर 5 के हम पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल अगले जो दो क्वेश्चन है ना वो भी पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपने ये नहीं देखना कि कितना लंबा लंबा यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन ही लंबे हैं, आंसर बहुत छोटे हैं इसके। पढ़ते हैं क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन। जैसे आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ना मेनली दो गैसेस होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसे ही है ना। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, उसके बाद होती है ऑक्सीजन। तो कह रहा है एटमॉस्फेयर की जो दो गैसेज हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये डज नॉट टेक प्लेस, क्या लिखा हुआ है एक सेकेंड, डज नॉट टेक प्लेस अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। अच्छा, आम हालत में ना ये दोनों जो गैसेस हैं ये रिएक्ट नहीं होती। ठीक है, आप देखो अपने इर्द गिर्द देखो, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्ट हो रही हो तो फिर तो तबाही ना मच जाए। कहता है अगर ये रिएक्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन लेकिन एक कंडीशन ये है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, वो जो बिजली कड़कती है ना वो वाली लाइटनिंग की बात हो रही है, लेकिन लाइटनिंग की मौजूदगी में दीज गैसेस रिएक्ट टू गिव एनओ। जब ये गैसेस रिएक्ट हो जाती हैं, ठीक है, ये देखो जब ना बिजली कड़कती है ना तो वो लाइटनिंग का जो फिनोमेना होता है, तो वहां पर ना जब उस रेंज में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो, और वो फिर क्या होता है वो रिएक्ट करना शुरू कर जाती हैं। जब वो रिएक्ट होती हैं तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनती है एनओ। ठीक है, द रिएक्शन स्टॉप्स, ये रिएक्शन रुक जाता है एज सून एज द लाइटनिंग स्टॉप। जब बिजली कड़कना बंद हो जाए तो ये रिएक्शन भी बंद हो जाता है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है, नॉर्मल हालत में रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, लाइटनिंग की मौजूदगी में रिएक्शन क्यों हो रहा है, ये हमने समझना है बस। तो पढ़ते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, आम हालत में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज द नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, देखो N2 है ना, देखो जरा N2 है ना, N2 बॉन्डिंग किस तरह करता है, N 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड फिर है। चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग वाला अगर आपने पढ़ा हुआ है ना मुझसे, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्यों आया है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर होता है। अच्छा, अब ये होता तो आगे लिखा है, कहता है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और रिक्वायर्स, उसको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कि ये ट्रिपल बॉन्ड टूट सके इसके। ठीक है, लेकिन हाउएवर ड्यूरिंग लाइटनिंग, लेकिन लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, बिजली कड़कती है उस दौरान क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड एनर्जी प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। देखो बिजली है ना, उसका टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो एनर्जी सप्लाई बहुत ज्यादा कर सकती है। तो वो इतनी एनर्जी सप्लाई करती है, इतनी एनर्जी सप्लाई करती है कि वो ट्रिपल बॉन्ड्स को ना आराम से तोड़ देती है। ठीक है, हमें जाहिर बात है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए क्या चाहिए, आपका जवाब होगा एनर्जी। तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो जो लाइटनिंग हो रही है ना, आ- आसमानों में, जो आसमान में नजर आ रही है हमें एक्चुअली, लेकिन होती है आसमान में नहीं, एनवायरमेंट में ही हो रही है। तो वो जो लाइटनिंग जो हो रही है ना, उस लाइटनिंग हमें इतना टेम्परेचर और इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है कि वो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का है ना उसको तोड़ देगी। आगे एक मेन बात जो देखो वो ये देखो, नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। इस चैप्टर में हम एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत जिक्र करके आए हैं। लेक्चर्स अगर लिए में तो आपको पता होगा एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जिससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो वो लाइटनिंग की जो एनर्जी है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देती है आराम से इस रिएक्शन को, इस रिएक्टेंट्स को, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इससे नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट जाते हैं, अलाउइंग N2, जिससे मदद मिलती है नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को कि वो आपस में रिएक्ट करें और नाइट्रिक ऑक्साइड NO बना दें। वंस द लाइटनिंग स्टॉप, जैसे ही लाइटनिंग स्टॉप होगी, द एनर्जी सोर्सेज रिमूव। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी मिलना बंद हो गई है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड्स टूटेंगे, आपका जवाब होगा अब नहीं टूटेंगे बॉन्ड्स। ठीक है, जब लाइटनिंग बंद होगी तो फिर ये रिएक्शन भी बंद हो जाएगा। आगे समझ, एक्टिवेशन एनर्जी की बातें मैं पहले ही बहुत कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट जरूर लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि चैप्टर की मुनासिबत से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि इतनी अमाउंट में एनर्जी जिससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। अब फर्ज करो मिसाल के तौर पे, अगर आपने एक पहाड़ की चोटी पे ना कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है, आपने पहाड़ से नीचे फेंकना उसको,
तो वो खुद ब खुद अगर एक इस तरह की ना डिक्लाइन किस्म की पहाड़ की एक सरफेस है, ठीक है, आपने यहाँ से पत्थर फेंकना है तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा वो। तो आपका जवाब होगा कि वो खुद ब खुद नीचे नहीं आएगा, हमें स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ धक्का देना पड़ेगा ना। वो जो स्टार्टिंग से धक्का देना है ना आपने, तो वही धक्का एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी है। हो गई बात क्लियर? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन आंसर इतना लंबा नहीं है। आंसर अगर आपको जाहिर लग रहा है ना, 4 से 5 लाइनें बनी हुई है, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ना, आप खुद ही कहेंगे यार एक दो बार पढ़े और उसका आंसर खुद ही लिख सकते हैं आप। बहरहाल आपने परेशान नहीं होना। अब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहला हमने जैसे आपको बताया बुक से कर लिया था, दूसरा भी हम पढ़ चुके हैं और तीसरा भी हम पढ़ रहे हैं इसका। तो लिखा हुआ क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वही गैस है जो कि आपके चूल्हों में आ रही है, जिससे आपका खाना बन रहा है, CH4। इसका नाम ना मीथेन होता है, मीथेन, METHANE, ठीक है। एंड एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन मिक्स देम। अच्छा वो कह रहा है कि ना रिएक्शन ना मीथेन का और जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है ऑक्सीजन, अभी हम जिक्र करके आ चुके हैं इससे पिछले क्वेश्चन में कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में मेनली गैसेस होती है ना दो, वो होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, नाइट्रोजन की निस्बत। बहरहाल कहता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसका रिएक्शन मीथेन के साथ नहीं हो रहा आम हालत में। अच्छा, जब हम उसको मिक्सअप कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आप ऑक्सीजन डाल दें, उसके अंदर आप नेचुरल गैस डाल दें, वो कोई एक बर्निंग इफेक्ट नहीं देगी, ठीक है, वो कोई रिएक्शन कर ही नहीं पाएगी। लेकिन आगे बात सुने इसकी, कहते हैं एज सून एज यू शो अ बर्निंग मैच स्टिक, अगर आप माचिस की तिल्ली एकदम जलाएं, ठीक है, द रिएक्शन स्टार्ट्स इमीडिएटली, तो रिएक्शन फौरन स्टार्ट होगा। किसके दरमियान में? नेचुरल गैस और ऑक्सीजन के दरमियान में। ओके, देन इट कंटिन्यूस, और वो होता चला जाएगा अंटिल वन और बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप। हद कब तक रिएक्शन होगा? उस वक्त तक होगा जब तक इन दोनों में से CH4 और ऑक्सीजन में से कोई एक चीज जल जल के खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। अब इसका जवाब हम पढ़ते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन करो, इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा एलेबोरेट करें, कुछ ज्यादा बात करेंगे नहीं। हम काफी सहारा तो ले रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन के अंदर से। जवाब इसका लिखेंगे हम, द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, क्वेश्चन वाली बातें कर दी हमने, अपॉन मिक्सिंग। अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द रिएक्टेंट्स नीड इनफ एनर्जी। अब जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स कौन सी हैं? CH4 और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। द रिएक्टेंट्स नीड इनफ एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी बार बार आ रहा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया है, आसान लफ्जों में इसको आप समझ लें। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिससे रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, रिएक्शन स्टार्ट होने की एनर्जी। अब ना आप खुद सोचें, अगर कोई रिएक्शन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके स्टार्ट होना है, अगर उस पॉइंट से हम नीचे नीचे है ना तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो जो मैच स्टिक है ना वो ये काम कर रही है कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, उस सर्टेन पॉइंट पर जहां पर रिएक्शन स्टार्ट होना है उस पॉइंट तक पहुंचा देती है रिएक्टेंट्स को, ठीक है। व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज इंट्रोड्यूस, जब हम जलती हुई माचिस की तीली लेकर आएंगे, इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन CH4 एंड O2। तो वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड हमें कर देगा। पिछला क्वेश्चन याद है ना, वो जो बिजली थी लाइटनिंग वाली, वो क्या कर रही है? वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ना उनको तोड़ रही है, ठीक है। यही काम मैचस्टिक करेगी, वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगी कि जो बॉन्ड्स है ना CH4 के दरमियान में और O2 के दरमियान में, ठीक है, O किस तरह लिंक होता है? O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड तोड़ने में काम करेगी वो। और जो CH4 है वो इस तरह लिंक होता है, ठीक है, चारों तरफ ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है इसके, ये नीचे भी हाइड्रोजन, चारों तरफ उसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है और बीच में कार्बन होता है। तो ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, तो ये सारे बॉन्ड्स तोड़ने के लिए ना हमें क्या जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैच स्टिक प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, माचिस की तीली प्रोवाइड कर रही है। इनिशिएटिंग द कंबशन रिएक्शन, जो कंबशन कहते हैं बर्निंग को, जलने को, जलने का रिएक्शन स्टार्ट करवा देती है ये। वन स्टार्टेड, ये एक बार स्टार्ट हो गया तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इस सिस्टम की बुनियाद पर, जो सिस्टम है ना हमारा जिसके अंदर रिएक्टेंट्स हैं, CH4 है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में से एनर्जी निकल के, हीट एनर्जी निकल के बाहर सराउंडिंग में आ रही है। आग लगेगी तो क्या सबको इसका अफादा नहीं होगा? बिल्कुल होगा क्योंकि वो सब इसकी हीट को एंजॉय करेंगे। अच्छा थोड़ा सा लफ्ज गलत हो गया, एंजॉय नहीं बोलना चाहिए था मुझे। बहरहाल रिलीजिंग हीट एंड सस्टेन इटसेल्फ अंटिल द रिएक्टेंट्स आर एग्जॉस्ट, उस वक्त तक ये रिएक्शन होता रहेगा, उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इन दोनों रिएक्टेंट्स में से CH4 और ऑक्सीजन में से कोई एक चीज पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।
तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। हमने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं चैप्टर नंबर 5 के। 3 क्वेश्चंस थे, एक बुक से पढ़ा है, 2 अभी हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। एक काम आपने जरूर करना है, अगर आपको लगता है कि मैं वाकई सही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपने अच्छे बच्चे बन के ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, इससे आपका फायदा ये होगा कि जितने भी न्यू कोर्स हैं, कि अभी आप क्लास 9 के पढ़ रहे हैं, तो क्लास 9 के जितने भी न्यू कोर्सेज हैं ना, वो सब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो आपको इस चैनल पे आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब एंड स्क्रीन पे ना आपको कुछ लिंक शो हो रहे होंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज का लिंक होगा, एक लिंक होगा इसी चैप्टर के एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन का, एक लिंक होगा इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का, और एक सब्सक्राइब बटन दे दूंगा चलो एंड पे, तो आप सब्सक्राइब कर लेना वहीं से आराम से। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।